नमस्कार दोस्तों। गैंगस्टर और वो, गैंगस्टर और देश, देश और दंगे, दंगे और नशा, नशा और कारोबार। कुछ समझ में आया? यही चक्रव्यूह है और इसी चक्रव्यूह के लिए सत्ता की जरूरत होती है। जी हां, एक तरफ गाजा लड़ रहा है इजराइल से अपने अस्तित्व की लड़ाई। इजराइल उस पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। उधर यूक्रेन लड़ रहा है रसिया से अपने अस्तित्व की लड़ाई। उधर रसिया यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। इधर चीन अपने धंधे के लिए लड़ रहा है और जमीनें कब्जा कर रहा है। तमाम देशों को कर्जदार बना रहा है, गुलाम बना रहा है। उधर अमेरिका अपनी दादागिरी के लिए लड़ रहा है कि हम ही हैं दुनिया के थानेदार, और पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हिंदुस्तान अपने देश के ही लोगों से लड़ रहा है। जी हां, अपने ही देश के लोगों से। कनाडा हमारे आंख कान नाक खोल रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार ना चीन हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है उसका मुकाबला कर पा रही है, न पाकिस्तान को जवाब दे पा रही है। और पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग में हम मत्था टेकने चले जाते हैं और इसके बाद में अड़ोस पड़ोस के देशों से हमारे सारे संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। जो विदेशी तमाम सारे देशों से हमारे संबंध थे, व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो व्यापार आज घाटे में तब्दील हो चुका है और हम सिर्फ उपभोक्ता बाजार बन के रह गए। ऐसे बाजार जहां हम आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। देश के लिए लड़ने की बात ही नहीं हो रही है। आज अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। जी हां, और एक पूरी फौज तैयार की जा रही है अपराधियों की, गैंगस्टर्स की। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसको पूरे खेल को समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि संरक्षण दिया जा रहा है भारत सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्री का, या कहें प्रधानमंत्री का, और उसको संरक्षण दे करके उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है एक टूल की तरह से। सोहराबुद्दीन केस याद है ना आपको? सोहराबुद्दीन का इस्तेमाल किया जाता था मार्बल लॉबी को धमकाने को, व्यापारियों को धमकाने को, वसूली करने को। और जब अब उन सब से वसूली होती थी और उसके बाद में हिस्सेदारी बढ़ती थी, उसको तो छोटी सी एक अमाउंट मिलती थी, बाकी कहीं और जाता था। फिर एक दिन मार्बल लॉबी ने बड़ी रकम दी और सोहराबुद्दीन की हत्या हो जाती। कहा जाता है इनकाउंटर हो गया। उसकी बीवी का भी इनकाउंटर होगा, बीवी का क्या लेना देना था। तो तमाम सारी चीजें, बहरहाल निकल के आया कि ये क्या रैकेट है। गैंगस्टर, पुलिस, राजनेता और व्यवसाय, धंधा, यही तो था। अब बिश्नोई पर एक आरोप लगता है, या वो खुद जिम्मेदारी लेता है, कि वो उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है। क्या इसके जरिए एक राजनेता की हत्या, उसके पहले भी 3-4 हत्याओं में उसके नाम आ चुके, और उन हत्याओं के जरिए मुंबई में दहशत,
दहशत के बाद में वसूली, बॉलीवुड से वसूली, बिल्डर लॉबी से वसूली और सब कुछ, और उसके बाद में फिर वसूली तंत्र का सक्रिय होना, पुलिस का सक्रिय होना और मुनाफा कमाना, यही तो था, यही हो रहा। और इसी कड़ी जिस तरीके से मारा जाता है, कितना अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि उसी समय जुलूस निकल रहा होता है, वो अपनी कार में बैठने जाते हैं, उसी समय कुछ बच्चे लड़के आते हैं, मार देते हैं। जो लड़के आते हैं उनकी औकात 50,000 की नहीं है और वो ये कर देते हैं और पकड़ भी जाते हैं और उसके बाद में पूरा राज खुल जाता है। लेकिन ये नहीं पता चलता कि हत्या किसने कराई, किसने पैसे दिए, किसने 9mm की पिस्टल दी, वो पिस्टल जो जिसका लाइसेंस आपको नहीं मिलता है, जो पुलिस और सेना के पास होती है, वो पिस्टल उनके पास कहां से आई। ये वैसे ही है जैसे अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे और उनके भाई पूर्व विधायक थे अशरफ, उनकी हत्या के समय में इसी तरीके की एक प्लॉट बनाया गया था। पुलिस अभिरक्षा में ही वो आते हैं, मार देते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, चले जाते हैं। यहां पर भी जय श्री राम बोला गया है। अब आप समझिए, तो इस तरीके से बिश्नोई के तरफ से एक आता है जिम्मेदारी लेने का, उसमें भी जय श्री राम। अब आप सोचिए ये क्या कनेक्शन है। चलिए हम इसको ये कहें, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कैसे गैंगस्टर का पूरा एक गैंग है जो ऑपरेट करता है। अब कनाडा ने कह दिया, कनाडा की सरकार ने, वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने प्रूफ के साथ कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के जरिए किस तरीके से मर्डर कराया गया निज्जर का, जो खालिस्तान प्रो थे, और उनका मर्डर कनाडा में। उनका मर्डर कराने के लिए अजीत डोवाल को कैसे यूज किया गया। अजीत डोवाल का ये एजेंट है बिश्नोई, और बिश्नोई उनके जरिए ऑपरेट होता है अमेरिका से लेके सब तक। और ये पूरे गैंग का जो उन्होंने नेक्सस बताया, वो बताया कैसे इनके पास कितने शूटर हैं और क्या है, क्या क्या होता है। ये तो हुई एक बात। इसके जरिए आप इसमें फंसिए, इसी में जूझते रहिए। तो नतीजा क्या हुआ कि हमने कनाडा से अपने आधा दर्जन राजनयिक बुला लिए, उनके राजनयिक वापस कर दिए और हमारे रिश्ते तल्ख हो गए। हमारे रिश्ते श्रीलंका से अच्छे नहीं है, हमारे रिश्ते नेपाल से आज अच्छे नहीं है, हमारे रिश्ते बांग्लादेश से भी अच्छे नहीं है, म्यांमार से भी अच्छे नहीं है, हमारे भूटान से भी खराब हो रहे हैं, हमारे रिश्ते पाकिस्तान से कभी अच्छे नहीं रहे, बहुत अच्छे, और चाइना से जो हमारे कभी अच्छे नहीं होते थे वैसे तो, लेकिन इतना जरूर होता था कि हाँ सो चलता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी हमारे यहां घुसने की। राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ऐसी उसकी रीढ़ तोड़ी थी कि वो हम पे देख नहीं पाता था। अब वो हमारे यहां हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर चुका है और अब सैटेलाइट पिक्चर से आ चुका है कि चाइना ने पेंगोंग झील के आसपास गांव बसा दिया। पेंगोंग झील के पास उसने गांव बसा करके वहां पर अपनी रनवे बना लिया है, जो एयर स्ट्रिप है वो बना ली है और सब कुछ बना लिया है जहां से वो ऑपरेशन भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के लद्दाख अब पूरी तरह सुरक्षित है। सोनम वांगचुक उसके प्राकृतिक संरक्षण और औद्योगिक जो स्थितियां हैं उन सब से बचाने के लिए, अडानी अंबानी के चुंगल से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां की जनता बता रही कि कैसे चीन लगातार घुसता चला आ रहा है। इसी तरह अरुणाचल में हुआ है, ये हुआ है, और भी कई जगह हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। बहरहाल ये खेल चल रहा है, ये खेल चल ही रहा था। इस पर कोई चर्चा हो उसके पहले ड्रामे क्रिएट होते। उधर चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है वो हर बात पे बस सिर्फ एक चीज बैठा है कि नहीं सब ईवीएम ठीक है, कुछ नहीं है, हम चेक नहीं करने देंगे, हम दूर से दिखाएंगे, दूर से सब टेस्ट कर।
जो उसे तथ्य बताए जाते हैं उनको वो दरकिनार कर देता है। बहरहाल महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा, मतदान पड़ेगा, और इसी तरीके से 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होगा 2 फेज में। तो इसकी तैयारी हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जनता में तमाम सारे लोग कहते हैं ईवीएम का विरोध होना चाहिए, होना चाहिए। आप करेंगे क्या? विरोध करके भी क्या चुनाव आयोग सुन रहा है? इसका एक ही तरीका है, जनता खुद मैदान में उतरे और वो सुरक्षा करे, वो कहे नहीं मेरा मत है, मेरे मत को आप बदल नहीं सकते। वो मशीन बदलने ना दे, जैसे मशीनें बदली गई हरियाणा में, वो ना होने पाए, बस वो हो जाएगा। बहरहाल ये तो एक किस्से हैं, इन पर मैं बाद में बात करूंगा। ये सारी चीजें आज देश में है। चुनाव की घोषणा हो उसके पहले ही क्या होता है, अडानी के लिए किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उसको मुंबई में कब्जा कराया जाता है। 23 सितंबर को 255 एकड़ जमीन जो है अडानी ग्रुप को दे दी जाती है धारावी। इसी के बाद में 144 एकड़ जमीन 10 अक्टूबर को दे दी जाती है अडानी ग्रुप को, और फिर उसके बाद में कल यानी 14 अक्टूबर को 124 एकड़ जमीन और अडानी ग्रुप को सौंप दी जाती है। और ये कैबिनेट से फैसला हो जाता है, यह जानते हुए कि बस किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, उसके पहले अडानी को दे दो। तो अडानी के लिए इस तरह से काम होता है। अडानी कैसे काम करते थे यह भी सबको पता है कि किस तरीके से अडानी को बिजली दी गई। गुजरात में आप देखें 102% जो है उसका रेट एक साल में बढ़ा दिया गया। अडानी की बिजली दी जाएगी और उसके दाम दिन दूने रात चौगुने हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बता देता हूं, जो 3 रुपया 58 पैसे की प्रति यूनिट बिजली एवरेज चार्ज था 2021 में, वो 2022 में हो गया 7 रुपया 24 पैसे। यानी अडानी को लाभ देने के लिए ये होता है, यही गुजरात मॉडल कहलाता है। तो यह है उसकी। अब आप समझिए इस तरीके से होता है। फिर मुंद्रा पोर्ट से लेके 2022 से लेके हम अब तक देख रहे हैं लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही, हजारों हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही, छोटी मोटी नहीं कि आप कह दें कि थोड़ा सा कुछ पकड़ गया है तो ये पकड़ा जाता है। इससे आप समझ लीजिए मोदी जब बाहर जाते हैं तमाम देशों में तो अडानी के लिए बिजनेस के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं, और वो सारे सबूत सामने आ रहे हैं तमाम देशों को। चाहे श्रीलंका का बिजली विभाग का जो प्रमुख था, चेयरमैन था, उसने बताया कि कैसे अडानी को बिजली का ठेका दिलाने के लिए कहा गया था, निर्देश दिया गया था मोदी की तरफ से। इसी तरीके से नेपाल ने बताया, इसी तरीके से केन्या ने बता दिया। तो इस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही। अब जब ये सब कुछ आ रहा है कि कैसे उनको बिजनेस दे दो, उनको सब कुछ दे दो, तो तब ध्यान भटकाने के लिए लॉरेंस का टॉपिक आ जाएगा, इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। और जब मुंबई पुलिस केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांगेगी कस्टडी लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं देता है गृह मंत्रालय, मना कर देता है। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो पूछताछ के लिए चाहते हैं तो उन्हें कस्टडी दीजिए, लेकिन नहीं, वो नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी असल में एजेंट की तरह से काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके उदाहरण मौजूद है, उसके सबूत मौजूद है। और जो पेंगोंग झील के पास में जमीन चाइना ने हमारी कब्जा की है, ये आप देखिए, ये खबर है, ये बना लिया, ये सैटेलाइट पिक्चर से आ गया है कि किस तरीके से उसने बनाया है। तो ये सब कुछ हो रहा है। जब ये सब हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है, तब क्या होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, दंगे कराए जाएंगे। नेपाल के एक पूर्व मंत्री ने बताया
कि यह देश हमारा हिंदू राष्ट्र होता था। हमने देख लिया हिंदू राष्ट्र के नाम पे वो बर्बाद हो रहा था, तब हमने उसे सेकुलर बनाने की लड़ाई लड़ी और हमने उसे सेकुलर बनाया। तब अब नेपाल वृद्धि कर रहा है, वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हालत यह है, यहां दंगे फसाद कराए जाएंगे। कभी आपने सुना है किसी दंगे में कि भाजपा के इस बड़े नेता के बेटे का मर्डर हो गया, इसका बेटी का मर्डर हो गया, इसके साथ रेप हो गया, या इसके साथ कुछ हो गया, या किसी और पार्टी के किसी नेता के साथ, उसके बेटे के साथ उसके वो हो गया? नहीं, नहीं आपने सुना। एक जरूर घटना है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनको 2002 के दंगों के दौरान मार दिया गया था। वह घटना है, उनके परिवार के साथ में इस तरह से घटना हुई थी, वो भी सबको पता है। बहरहाल उसमें इंसाफ नहीं मिला। वो खड़े हुए थे लड़ने के लिए, मुस्लिम समुदाय से थे, स्वाभाविक सी बात, इंसाफ मिलना नहीं था क्योंकि मोदी सरकार आ चुकी थी। अब वही काम यहां हो रहा है, लेकिन मरते कौन है? वहां पर भी जो मरने वाले छोटे छोटे लोग थे, गरीब घरों के लोग थे, और यहां भी मरने वाला जो गोपाल शुक्ला है, वो एक सामान्य से गरीब से घर का लड़का था। घर में कुछ था नहीं, लेकिन भगवा लेके हाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जाने क्या क्या गाली देंगे, मस्जिद के सामने गाली देने के वो चलाए जाएंगे, गाने चलाए जाएंगे। अरे भाई, शोभा यात्रा भगवान की निकाल रहे हो या गाली की निकाल रहे हो? तो जिस तरीके की हरकतें की गई वो जानबूझ के किया गया, और ये सत्ता प्रायोजित था। जहां दूसरे देश अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने सबके लिए दूसरे देशों से लड़ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे अपने ही देश में, अपने देश के लोगों को ही आपस में लड़ा के दो देश बनाने में लगे। जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया है, देश के हर कोने में, कहीं हिंदुस्तान, कहीं पाकिस्तान, कहीं कोई तान बना के खड़ा कर दिया। यह काम किया है इन लोगों ने, और जो यह काम किया है इस सरकार ने, उससे देश की सारी व्यवस्थाएं खराब। अखिलेश यादव बड़ी सही बात कहते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तो पकड़ा भी था कि कैसे भाजपा के लोग ही ले जाकर के मीट जो है मंदिरों में रख रहे थे, किस तरीके से भड़काने का काम कर रहे थे। यहां पर भी वही हुआ कि वो जुलूस जो निकला दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का, वो जुलूस सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं था, वो अपने बल का प्रदर्शन था और गाली गलौज करना था। धार्मिक भावना नहीं थी उसमें, उग्रता थी, आतंक था, और वो किया गया। उसके जरिए आप से उन मुद्दों पे बहस भटकाना है कि अडानी को कैसे बिजनेस दिया जा रहा है, उसके एजेंट की तरह देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, उसको जमीनें सौंपी जा रही हैं, उसको कारोबार सौंपा जा रहा है, वो इस देश के युवाओं के रगों में नशा भर रहा है, और ये ऑर्गेनाइज्ड ढंग से सिंडिकेट चला रहे हैं। ये बात पुलिस रिपोर्ट में है कि सिंडिकेट चला है, यह पुलिस रिपोर्ट में है कि अडानी पोर्ट से मिलता है नशा, और ये सब है। लेकिन क्या कभी उनसे कार्रवाई हुई, पूछताछ हुई? कुछ हुआ नहीं हुआ। उधर किस तरीके से जो हम आसियान देशों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात करते थे, वो उल्टा हो गया। अब हम उनसे 7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात आयात करते हैं, और निर्यात हमारा उसका आधा है। इसी तरीके से चाइना से है। चाइना से तो हम 80% आयात करते हैं और 20% जो है निर्यात करते हैं। इस तरह की स्थिति, तो व्यापार घाटा पूरी दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा बढ़ गया और प्रोडक्शन शून्य हो गया। अभी की रिपोर्ट है ताजा भारत सरकार की कि हमारे देश का प्रोडक्शन माइनस में चला गया, यानी हम देश को बेड़ा गर्क करके भी अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। हम लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को खड़ा करके, चेहरे बना करके
वसूली का काम करेंगे, गैंगस्टर का काम सरकार करेगी, प्रोटेक्शन मनी सरकार को दीजिए और भारी भरकम टैक्स वसूलेंगे, आपको बदले में महंगाई देंगे, नफरत देंगे, हिंसा देंगे, अशांति देंगे, असुरक्षा देंगे। यह भारत बनाया है। ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो रहा, तमाम रेवड़ियां बांटी गई और इस स्थिति में यदि आप पूरी ताकत के साथ में वोट नहीं डालेंगे तो चुनाव आयोग बैठा है ईवीएम के जरिए खेल कर। यदि आपने इतना वोट डाल दिया कि 10-15 ईवीएम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आप अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे। फैसला आपको करना है, यही एक उसका उपचार है, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि 1989 तक आप याद कर लीजिए, जब पूरे देश में लगभग कांग्रेस थी, तब देश समृद्धि की दिशा में चल रहा था और जैसे जैसे जिन राज्यों से कांग्रेस गई वहां आज नफरत में जल रहा है। वहां जो हो रहा है वो आप खुद वाकिफ है। कौन सुरक्षित है यह नहीं कह सकता है, क्योंकि गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों के हत्या करने वालों को माला पहनाया जाता है, बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है। यह भारत बना है। जय